हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरदीप कौर। और पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका मीनिंग और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने किया था इंटरनल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स और माइक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो फर्स्ट इसका मीनिंग है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि मैक्रो इन्वायरमेंट इज द कंडीशन दैट एग्जिस्ट्स इन द होल इकोनॉमी। मतलब कि जो होल इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें ही रहता है, ये होल इकोनॉमी जो होती है उसमें होता है। तो एक वाइड कंसेप्ट है। तो इसका जो है बिजनेस एक्टिविटीज पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द चेंजेस इन द सिस्टम ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लाया जाता है, सिस्टम में जो भी चेंजेस आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसमें जो होता है, जो मेन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो कि होल इकोनॉमी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द की रेगुलेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। के मतलब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसको उसकी सभी एक्टिविटीज को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुपरवाइज करता है, सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर कोई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है उसे कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ बैंक्स, जो भी हमें पता है कि जो भी बैंक्स है वो सभी किसके अंडर काम करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो जो भी सभी बैंक्स की परफॉर्मेंस है, जो वर्किंग है, उन सभी को आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, जो आरबीआई वो हमारा मेन की रेगुलेटर है इसमें। तो जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसमें क्या लिखा है कि when the banks reduce the interest rates on long term loans, automobile and construction industries get a boost to the business as more spending is made on the purchase of homes and cars through loans। इसमें क्या लिखा है कि जैसे हम बिजनेस से रिलेट करके देखते हैं इसे कि बिजनेस पर कैसे इफेक्ट होता है। जैसे कि लिखा है कि अगर बैंक्स है जो इंटरेस्ट रेट्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उन्हें कम कर दे, तो क्या होगा? जो ऑटोमोबाइल या कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रीज है उनमें बहुत ज़्यादा बिजनेस क्या करेगा? ग्रो अप करेगा। क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं वो क्या करेंगे कि लोन्स के थ्रू वो होम्स वगैरह या कार्स वगैरह परचेज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स पर जो इंटरेस्ट है उन्हें कम पे करना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उनमें जो बिजनेस है गेट ए बूस्ट टू द बिजनेस, उनमें जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा इसकी वजह से। तो ऐसे है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू जो है उस पर बिजनेस की एक्टिविटीज पर कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस। जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी, के मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी, और पीस इन द कंट्री के मतलब कंट्री में पीस की सिचुएशन है,
तो ये सभी फैक्टर्स हैं वो भी बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब मतलब जो गवर्नमेंट है, जब कोई भी पॉलिटिकल एक पार्टी है, वो जब स्टेबल रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस पीपल होते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इन जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टेबल रहेगी, वो मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, तो वो बिजनेस है, जो बिजनेस पीपल हैं, उन्हें फॉलो करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना काम परफॉर्म कर सके। अगर जो गवर्नमेंट पार्टी है वो स्टेबल नहीं रहेगी, मतलब चेंज होती जाएगी, थोड़े टाइम बाद और पार्टी आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो न्यू पार्टीज आएंगी वो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा, बिजनेस के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो उनका क्या फिनोमिना होगा, जो सभी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए है कि मतलब अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेबल रहेगी, तो उससे जो है कि बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो सिमिलरली ऐसे देख लेते हैं कि द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, के मतलब एटीट्यूड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका द वे ऑफ थिंकिंग क्या है, बिहेव क्या है, द वे ऑफ बिहेव क्या है, बिजनेस के रिगार्डिंग वो कैसा बिहेव करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ सकते हैं बिजनेस पर। तो ये हो गया। तो इसमें मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, के मतलब जो भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, तो ये हो गया। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ आइडियाज, कि उनके पास जो पावर है उसे उन्हें किस तरीके से एलोकेट करना है, जो यूज करना है, जिससे कि वो सोसाइटी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इसमें क्या एग्जांपल है कि आफ्टर द NEP of 1991, due to globalization, the foreign companies started coming to India, but due to bureaucratic red tape, it became difficult for them to cut through it, do business here. As a result, these companies were discouraged in our country regarding investments. The situation has improved over time. इसमें क्या बोला गया है कि आफ्टर द NPO न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1919 में आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, तो ये क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑफिशियल रूल्स बनाए होते हैं किसी भी कागजी कार्रवाई को कंप्लीट करने के लिए, जो इतने मतलब नेसेसरी नहीं होते, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कंपनीज क्या इन मतलब इतने ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कागजी कार्रवाई में, उन्हें मतलब वो उनसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने ज़्यादा मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए वो मोटिवेट नहीं हुए, इसकी वजह से कि मतलब जो उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स वगैरह बनाए थे। तो ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता है। तो ये इसमें बोला गया है। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन है अभी ओवर टाइम मतलब उसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव्ड किया जा चुका है। ठीक है, तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। तो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या होता है कि इसमें जो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सोशियो कल्चर फैक्टर्स इंक्लूड पीपल्स एटीट्यूड, के मतलब लोगों का एटीट्यूड क्या है वर्क एंड हेल्थ के रिगार्डिंग, रोल ऑफ फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एक्सेट्रा। ये क्या हो गया सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं जिनका के बिजनेस की एक्टिविटीज पर अफेक्ट होता है।
तो इसमें क्या लिखा है कि ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड सोशल एटीट्यूड्स है जो हैव चेंज द एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ द पर्सन्स, कि जो मतलब ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, जो सोशल एटीट्यूड्स है वो चेंज हो जाते हैं बिलीव्स और एटीट्यूड्स, पर्सन्स की जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड्स है उन्हें चेंज कर देते हैं, जैसे कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट पर बहुत अफेक्ट होता है। इसमें मेजर एलिमेंट्स क्या है सोशल इन्वायरमेंट के? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये क्या होती है कि मतलब पीरियड ऑफ लाइफ, के मतलब किसी कंट्री में जो पीपल है उनका लाइफ पीरियड कितना है, कि मतलब लॉन्ग टर्म है जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो ये क्या किस पर डिपेंड करता है? उनकी जो खाने पीने की जो हैबिट्स होती है, कि वो कैसा खाना खा रहे हैं, कि अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए कैसी चीज़ों को वो कंज्यूम कर रहे हैं कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के मतलब जिस कंट्री में लोग अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे तो वहाँ वो अच्छी चीज़ें उसको अकॉर्डिंग जो है फूड आइटम्स जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो इसका तो वहाँ पर जो होगा उस टाइप का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो शिफ्ट इन दी परसेंस ऑफ वुमेन इन दी वर्क फोर्स, के मतलब अगर जो वुमेन है उनकी ज़्यादा वर्क फोर्स में परसेंस हो जाए, तो कंजम्पशन हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स हमारी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उस टाइप का बिजनेस ग्रो करेगा जैसी हमारी कंजम्पशन की हैबिट्स होती हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल है कि ड्यू टू दी शिफ्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स, के मतलब अगर जो वुमेन है वो ज़्यादा वर्कफोर्स में आ जाए तो क्या होगा, तो डिमांड किन चीज़ों की होगी? रेडीमेड लेडीज, फॉर्मल वेयर की होगी, कॉस्मेटिक्स की होगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की होगी, एज गॉन अप, मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो लेडीज़ के रिलेटेड जो भी, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो इस टाइप का जो बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, रिवर्स, ओशियन हैव ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ एंड कमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे सभी का क्या है बिजनेस पर बहुत अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, के मतलब जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया आयरन, स्टील, माइंस, फ्लोरा, फोना, ये सभी क्या है? बेसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत जो है बिजनेस को पड़ती रहती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है कि जैसे पीपल एंड बिजनेस दोनों को सेवरल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो आइटम्स होती है उनकी ज़रूरत होती है, तो अपनी वो ग्रोथ के लिए इन चीज़ों का मतलब उन्हें यूज़ करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह है जो वो किस पे डिपेंड करती है? सॉइल एंड क्लाइमेट पे। तो इस तरह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है बिजनेस पर अफेक्ट डालता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे मतलब हमारे इन्वायरमेंट जे सभी चीज़ें तो इन्वॉल्व है, जैसे माइंस वगैरह हो गया, स्टील, आयरन, ठीक है। तो लेकिन मतलब अगर हम इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो ही हम इसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं उन्हें जॉब पर रखना पड़ेगा। तो ऐसे है कि इससे भी बिजनेस इन्वायरमेंट पर अफेक्ट होता है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट से। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे हमें पता ही है कि आजकल टेक्नोलॉजी का मतलब जो इरा है वो टेक्नोलॉजी की इरा है। तो आजकल हमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है? फोर्स रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, मतलब जो भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होती है, जो इनोवेशंस होती हैं जिससे कि हमें न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, के मतलब हमें आजकल के ज़माने में जो है अपनी गुड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए इनोवेशंस या रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम इनोवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें न्यू मेथड्स टेक्निक्स की न्यू मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, जैसे कि लिखा है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही हम जो है वो रेलवे टिकट्स वगैरह अपने होम या ऑफिस से बुक करवा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कंक्लूजन है, ठीक है। तो आगे है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट।
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी मल्टी डिमेंशनल होता है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल रिस्क, कल्चर डिफरेंसेस, एक्सचेंज रिस्क, लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज। तो क्या होता है कि जो लोकल मतलब बिजनेस है, उसे वो अगर इंटरनेशनली अपना काम जो है करना चाहते हैं तो उसे इन सभी फैक्टर्स की डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज मेन फैक्टर, लैंग्वेज कैसी, मतलब उसे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अदर कंट्रीज की, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड लीगल अनसर्टेनिटीज, ये सभी फैक्टर्स हैं, इन सभी की डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए। तो नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो ये किसके साथ रिलेट होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू इट्स साइज, एजुकेशन, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम स्टेटस के, मतलब किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, कॉम्पोजिशन, इनकम स्टेटस क्या है। तो बिजनेस क्या है कि डील्स करता है पीपल के साथ, तो उसे इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के सभी कंपोनेंट्स हैं, इन सभी की डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे किसी कंट्री में साइज ऑफ जो पॉपुलेशन है काफ़ी लार्ज है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स है, उस टाइप का जो बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। तो ऐसे हो गया कि ऐसे हैं कि यह सभी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो बिजनेस होता है, इन सभी फैक्टर्स को मतलब टाइम टू टाइम जो है अपने अकॉर्डिंग मतलब इन्हें कंट्रोल करता रहे, तो ही बिजनेस जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।